हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि अभी जो आपका कॉन्टैक्ट लेसन का जो है लास्ट वीडियो मैंने बनाया था जिसमें एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया है, तो उसी वे में मैं आपको आगे जो है कंटिन्यू अच्छे कुछ क्वेश्चंस और करवा रहा हूं, जिससे कि इस लेसन में जो भी क्वेश्चन आए आपके अच्छा इंपॉर्टेंट और थोड़ा बहुत जो ट्रिकी हो तो वो आसानी से आप सॉल्व कर सकें। तो इसी वे में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आज करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 14 जो है उसको एक बार मैं रीड कर देता हूँ। और इस क्वेश्चन के अंदर अलग और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मिसिंग है, जो आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं अपन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले इसने लिखा है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 लाख रुपए का है। तो यानी कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जो मोस्टली हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली तो कहीं काम नहीं आती, लेकिन सर्टिफाइड को कंपेयर करने के लिए कि भाई हाँ इतने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है और इतने रुपए का हमने कर दिया है, सर्टिफाइड हो गया है, तो उससे अपन जो है वो हमारा P&L में जाने वाले प्रॉफिट जो है उसका डिसीजन लेते हैं। आगे इसने लिखा है कि इन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड से इसको डेबिट किया। तो यानी कि मटेरियल, वेजेस या लेबर कहें, और ओवरहेड से इसको डेबिट किया, लेकिन कितने अमाउंट से डेबिट किया ये नहीं लिखा है। ये भी अपने आप में एक अच्छा इसमें जो है वो अलग सा पॉइंट इसमें हो रहा है। इसके अलावा ये लिख रहे हैं कि इन्होंने क्रेडिट साइड में एक तो मटेरियल इन हैंड लिखा है 5000 का, तो मैंने बाय साइड में मटेरियल इन हैंड लिख दिया। और ये कह रहे हैं कि 20% डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 80,000 का प्लांट आपके पास पड़ा था। तो यानी कि 20% अगर आपने डेप्रिसिएशन लगाया है उसके बाद ही 80,000 का था, तो इसका मतलब आपने प्लांट लगाया कितना वो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल मैथ्स है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट पूरी ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं तब तक इस चीज़ में उलझे रहते हैं। उनको ये लगता है कि जैसे 80,000 है, ये 20% अगर कम है तो वो सीधा इसका 20% यानी कि 8 दूनी 16,000 इसमें जोड़कर इसको 96 बना देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप 96,000 में से 20% अगर माइनस करोगे तो कभी भी 80,000 आपके वापस इसमें रिसीव नहीं होगा। तो इसीलिए कभी भी कोई संख्या जो पहले से बढ़ी हुई हो, पहले से अगर घटी हुई हो, तो वो कभी डायरेक्ट जो है उसमें 20% जोड़ना घटाना नहीं होता है। उसके अंदर ऑलवेज आपको मानना पड़ेगा कि लेट इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो अगर 100 थी और आपने उसमें डेप्रिसिएशन लगा दिया एट द रेट ऑफ 20%, तो 100 का 20% 20, तो यानी कि आफ्टर डेप्रिसिएशन जो इसकी वैल्यू है वो कितने के बराबर रहेगी? वो बराबर रहेगी 80 के। तो इसका मतलब कि जो 100 रुपये की चीज़ थी वो अभी किसके बराबर है? 80। तो अगर अपन को ये वापस लाना है कि भाई हमारा प्लांट पहले था कितना, तो प्लांट हमेशा ध्यान रखिए, एक छोटी सी मैथ्स की ट्रिक मैं बताता हूँ कि जो चीज़ आपको फाइंड करनी होती है, अगर आपने किसी भी चीज़ को एज्यूम किया है कितना था उतना था, तो जिस चीज़ को फाइंड करते हैं उसको हमेशा ऊपर रखते हैं अपॉन के अंदर जो हमको गिवन है, और जिस अमाउंट को आपको बदलना है फिर उससे मल्टीप्लाई करें। कैसे? हमारे पास है आफ्टर डेप्रिसिएशन कॉस्ट ये वाली, और अपन को कौन सी चाहिए? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट। तो पहले आप ऊपर नीचे जो संख्या लिखते हो वो हमेशा इन 3 में से 2 होनी चाहिए कि भाई आपको कितना चाहिए। 100% दिया हुआ है, वो गिवन है वो 80%, और 80% से रिलेवेंट अमाउंट जो क्वेश्चन में है वो कितनी है? 80,000। तो आप 100 को मल्टीप्लाई करके 80 से डिवाइड करोगे तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू निकल जाएगी 1 लाख। तो इसका मतलब कि जो प्लांट आपने पहले लगाया था वो 1 लाख का था, और उसमें अगर 20% 20,000 रुपये आपने माइनस कर दिए, तो 1 लाख में से 20,000 माइनस करोगे तो पीछे कितना बचेगा? 80,000। तो 80,000 रुपये आपका जो है आफ्टर डेप्रिसिएशन बचना चाहिए, और बच रहा है, तो इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशन की है वो करेक्ट है, सही है। आगे इसमें लिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट की नेट कॉस्ट है 1,65,000 है। नेट कॉस्ट का मतलब हमेशा यही होता है कि अगर हम जो भी खर्चा करते हैं उसमें से जो बचत मिल जाती है, जो सेविंग मिल जाती है, कुछ बच जाता है, तो वो सब चीज़ें हम माइनस कर दें और उसके बाद जो वैल्यू बचती है वो हमारी क्या कहलाती है? नेट कॉस्ट। तो दैट मीन्स कि नेट कॉस्ट का यहाँ मीनिंग ये होगा कि आपने यहाँ पे जो भी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, प्लांट आदि लगाए हैं उसमें से जो भी आपके मटेरियल प्लांट बच गए हैं उनको माइनस कर दें, तो डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस है, डेबिट माइनस क्रेडिट, ठीक है, तो वो आपका आता है इसके अंदर नेट कॉस्ट जो दिया है 1,65,000। लेकिन ये डेबिट क्रेडिट मैंने लिखा है, इसके अंदर डेबिट में प्रॉफिट नहीं लिखना है। वैसे यूजुअली इसमें टोटल प्रॉफिट आता है वो नहीं लिखना है, और क्रेडिट के अंदर आपको वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो नहीं लिखना है। मतलब कि जो प्रॉफिट है या जो हमने काम किया है उसकी जो वैल्यूशन है वो नहीं लिखनी, सिर्फ खर्चे और जो उनमें से जो बची हुई चीज़ लिखनी है उसको बोलते हैं नेट कॉस्ट। तो ये नेट कॉस्ट वाली कॉन्सेप्ट हमारे आगे भी क्वेश्चंस में काम आएगी। कई बार जब भी क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है
कि कुछ अनसर्टिफाइड, सर्टिफाइड, प्रॉफिट, P&L कुछ अगर इस तरह से कैलकुलेशन करके आपको निकालना हो यूजुअल तरीके से अलग, तो हमेशा क्वेश्चन को अपन ये ब्रेक करेंगे यहाँ पर नेट कॉस्ट, या इसको COWD मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, कॉस्ट ऑफ वर्क डन, यानी हमने जो काम किया उसकी कॉस्ट 1.65 आ रही है। अब जनरली ये होता है कि डेबिट के सारे खर्चे जोड़कर इसमें से ये सेविंग है इनको घटाते हैं तो डिफरेंस है वो क्या आता है, नेट कॉस्ट। लेकिन यहाँ हम रिवर्स चलेंगे। रिवर्स किस लिए? क्योंकि हमको यहाँ ये नहीं पता कि हमारा जो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स है वो कितना है, लेकिन किताब में एक चीज़ जरूर लिखी है, इनका रेशियो दिया हुआ है कि भाई इसका रेशियो है 7, इसका है 1 और इसका जो है इसका है 4 और इसका है 1। ये इनका आपस में जो रेशियो है वो दिया हुआ है। तो दैट मीन्स कि अगर हमको ये पता चल जाए कि इन तीनों का कंबाइंड अमाउंट कितना है, कि भाई इनका टोटल अमाउंट जो है ये इतना रहा है या इतना होगा, तो अपन उसको 7:4:1 में बांटेंगे तो इन तीनों का जो है अमाउंट आ जाएगा। तो अभी अपन क्या करते हैं, रिवर्स सिस्टम यूज़ करते हैं। वैसे ये होता है कि डेबिट जोड़कर क्रेडिट घटाते हैं तो ये कॉस्ट आती है नेट कॉस्ट, लेकिन अपन उल्टा करेंगे कि क्रेडिट में से डेबिट के आइटम को घटाएं जिससे कि इन तीनों की जोड़ आ जाए। तो यानी कि मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड इक्वल्स टू हो जाएगा कि क्रेडिट के अंदर 5,000 है और एक 8,000 है प्लस 1,65,000 है, ठीक है, ये क्रेडिट का, और इसमें से माइनस कर देते हैं डेबिट के 1,00,000 को। तो देखते हैं कितना आता है, इसकी टोटल लगा के इसका डिफरेंस करते हैं और वो जो टोटल आएगी हमारे पास इन तीनों की मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की टोटल हो जाएगी। तो एक तो हमारे पास है 5,000 प्लस एक आपके पास है 80,000 और प्लस है 165,000। इन तीनों को जोड़ा 250 माइनस 1,00,000 रुपये डेबिट में हमारे पड़ा है। तो यानी कि 1.5 लाख रुपए जो है वो आपकी मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स की जोड़ है, जिनका रेशियो 7, लेबर का रेशियो 4 और ओवरहेड का रेशियो जो है वो आपकी क्या है 1। तब आप इसको 7:4:1 में बांटेंगे तो 7 और 4 आपके हो गए 11 और प्लस 1 करेंगे 12। तो इसको 12 से डिवाइड करें तो 1 वाले का हिस्सा आ जाएगा 12.5। उसके बाद इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 इसका हिस्सा आ जाएगा और इसको 4 से डिवाइड करके फिर वापस 7 से मल्टीप्लाई करें 87,500 यहाँ आ गया, ठीक है। तो मतलब आपका एक काम हो गया। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन के अंदर इतना ही ट्रिकी पार्ट होता तो ये क्वेश्चन वैसे इजीली ख़त्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर आगे चल के देखते हैं और भी परेशानी है। और ये जैसे नेट कॉस्ट होती है जो बाय में लिखी हुई है, अकाउंट को आपने ब्रेक किया है तो इसको वापस आप डेबिट में ले आओगे 165, और जैसे ही आप इसको डेबिट में लाते हो एक ही अकाउंट में लिखी हुई चीज़ क्रेडिट और डेबिट में जब आप लिखते हो दोनों साइड, तो वो आपकी क्या होती है, न्यूट्रल हो जाती है। भाई उसका जो इफेक्ट है वो ज़ीरो हो गया, एक बार क्रेडिट में लिख दिया एक बार डेबिट में लिख दिया। उसके बाद हम लोग जनरली क्वेश्चन के अंदर बाय साइड में क्या लिखते हैं, बचे हुए मटेरियल लेबर के बाद वर्क इन प्रोग्रेस, जिसके अंदर सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड आता है। तो बुक में क्या लिखा आगे पढ़ते हैं। बुक में ये लिखा है आगे नेक्स्ट की कॉन्ट्रैक्ट का 2/3 पार्ट सर्टिफाइड हो गया, 80% आपको मिल गया है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा है 3 लाख का, जो मैंने पहले ही लिखा, इसका 2/3 पार्ट सर्टिफाइड हो गया, तो 3 लाख का 2/3 जो है वो कितना हो गया, 2 लाख सर्टिफाइड हुआ, लिख दिया मैंने। उसके बाद आगे लिखा है कि इन्होंने बताया कि फर्स्ट ईयर में जो नोशनल या टोटल प्रॉफिट है उसको कैश रिसीव की बेसिस पर 2/3 प्रॉफिट हम P&L में लेकर गए हैं, जो कि है 32,000। तो इसका मतलब कि दिक्कत ये आ रही है कि ना तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास है फिलहाल इसमें, ना ही इसके अंदर अनसर्टिफाइड है, और सीधा इन्होंने जो है वो P&L दे दिया। अगर क्वेश्चन आगे जाके अभी ट्रिकी नहीं होना था तो ये सर्टिफाइड के साथ अनसर्टिफाइड दे देता, अपन टोटल प्रॉफिट जो है वो निकालते, इसको आगे ले आते और P&L में उसको ट्रांसफ़र करके बाकी का हिस्सा कहाँ ट्रांसफ़र करते, WIP रिजर्व में। लेकिन समस्या क्या आ रही है, समस्या एक बड़ी आ रही है कि यहाँ पर दोनों साइड में एक एक आइटम गायब है। इधर आपके पास टोटल प्रॉफिट नहीं है, इधर आपके पास जो है वर्क इन प्रोग्रेस जो है अनसर्टिफाइड है वो नहीं है। लेकिन एक रास्ता ज़रूर दिया है। अभी तक हम इस तरह से बढ़े हैं कि टोटल प्रॉफिट से कहाँ पे आए थे, P&L, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे पास यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर P&L तो है लेकिन टोटल प्रॉफिट नहीं है। तो क्यों ना हम हर बार की जो हमारा जो प्रोसेस है उसको रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करने से हम टोटल से P&L पे आते हैं, तो यहाँ पर P&L से वापस किस पे आ जाएंगे, टोटल पर। तो उसके लिए जैसे एक तरीका है कि जब भी कोई ट्रिकी चीज़ हो कि भाई आप थोड़ा सा उसमें उलझ रहे हो कि आपको पता नहीं चल रहा है कि मुझे इसमें क्या और कैसे करना है, तो ऐसी कंडीशन में ऑलवेज़ आप ये करो कि फार्मूला लिख लो। फार्मूला लिखने से ही आपका काफ़ी सारा काम हो जाता है कि फार्मूला लिख लिया तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या दिया है, क्या मुझे फाइंड करना है। तो मैं एक बार ये बोर्ड भी पूरा डिस्प्ले पे ले आता हूँ
जिससे थोड़ा हिस्सा मैं मिटाऊंगा तो उसको पॉज करके आप नोट कर सको। और अब मैं इसमें आगे जो लास्ट P&L वाला हिस्सा है उसके लिए आपका वर्किंग नोट बना देता हूँ। तो देखिए P&L का जो फॉर्मूला है वो अपन लिख देते हैं कि हमारा P&L का फॉर्मूला ये होता है कि टोटल प्रॉफिट का 2/3 कर दो और इसको कैश रिसीव बटा वर्क सर्टिफाइड कर दो। ठीक है, ये हमारे पास है 32,000 टोटल प्रॉफिट हमारे पास है नहीं। 2/3 किताब वाले ने खुद ने लिखा है, उसका लिखने का अगर वो नहीं भी लिखता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको खुद को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट 3 लाख का है, सर्टिफाइड 2 लाख हो गया, मतलब आधे से ज़्यादा हो गया है, तो हम वैसे भी इसको उसी तरीके से ही काम में लेने वाले थे, तो कोई इश्यू नहीं, 2/3 ही आता। और इनटू कैश बटा सर्टिफाइड, तो कैश बटा सर्टिफाइड इसने लिखा है कि आपको जितना भी आप काम करते हैं उसका 80% मिलता है, तो इसका मतलब कि आप यहाँ पर 80/100 लिख दो। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है पिछले वीडियो में कि अगर आप पूरा सर्टिफाइड का अमाउंट लिखोगे 2 लाख यहाँ पे नीचे, तो उसका 80% निकाल कर आप ऊपर लिख दो तो भी मैथमेटिक्स के हिसाब से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 32,000 आपके यहाँ पड़े हैं, ठीक है ना, तो 32,000 आपने यहाँ लिख दिए, 2/3 उधर जाके कितना हो जाएगा 3/2, और 80/100 जो है वो जाके उधर कितना हो जाएगा 100/80। तो यानी अपन ने हमारी जो संख्या है उनका रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने से 32,000 × 3/2 और इंटू 100/80, तो ये इसका अमाउंट आ रहा है 60,000। तो हमारी जो पजल जो थी क्वेश्चन की वो सॉल्व हो गई है, क्योंकि जैसे ही हमारे पास ये इतने सारे बीच बीच में मिसिंग वैल्यूज़ दिख रहे थे, उसमें टोटल प्रॉफिट एक बहुत ही बड़ा यूज़फुल वैल्यू हो गया। जब टोटल प्रॉफिट आ गया यहाँ लिख दिया, टोटल प्रॉफिट यहाँ पे आता यहाँ लिख दिया, 60,000 में से 32 गए, तो यानी कि जो हमारा WIP का जो है रिज़र्व है 28,000, वो बहुत ही आसानी से निकल गया। और जब हमने इसको डेबिट में जोड़कर और उसमें से क्रेडिट को घटाया तो 25,000 रुपये हमारा जो अनसर्टिफाइड है वो इस क्वेश्चन का मेन आंसर बनते हुए और वो कैलकुलेट हो गया। और कई बार आपसे इसमें क्वेश्चन के अंदर खाली WIP का नेट अमाउंट भी पूछते हैं। कई क्वेश्चंस के अंदर बोला है कि WIP का नेट अमाउंट कितना है, तो वैसा अगर आपसे जब भी पूछे तो आपको ये करना है कि वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों लिखना है। 2 लाख और 25,000, 2 25, और 2,25,000 में से ये जो WIP का जो रिज़र्व है आपका, तो वो रिज़र्व आपको इसमें घटाना है, और जो आपके है 28,000, तो ये आंसर जो है ये बैलेंस शीट में जाता है या इसका नेट अमाउंट होता है। लेकिन जब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं पूरी प्रॉपर, तो वैसे तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस के अंदर बैलेंस शीट रियली पूछी नहीं है, सिर्फ ये बोला है कि बैलेंस शीट में उसको प्रेजेंट करो। तो अगर आप इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाओगे तो यहाँ तक लिखने के बाद आपको उसमें एक कैश रिसीव भी जो है वो माइनस करना होता है, और जो अमाउंट बचेगा वो 12 आएगा। और इसके अलावा जो मटेरियल हमारे पास बच गया है, जो प्लांट हमारे पास बच गया है, वो आपको दिखाना है एसेट साइड में। और ये जो P&L का प्रॉफिट है ये आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखकर P&L और आपको छोड़ना है। लेकिन इन क्वेश्चंस की बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, क्योंकि आपने अगर इक्का दुक्का आइटम ही लिखा है, मतलब 1-2 आइटम इधर लिख दिए, 1-2 इधर लिख दिए, तो उससे आपके वो बिल्कुल मैच नहीं होगी। सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 13 है जो इसी के ऊपर है, और वो क्वेश्चन मैंने आपको पहले एक वीडियो में क्वेश्चन कराया है, बिल्कुल वैसा का वैसा है, और उसकी बैलेंस शीट आपके मैच हो जाएगी क्योंकि उसमें ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। तो जो चीज़ें पहले से दी हुई है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, शेयर, क्रेडिटर जो भी है, तो वो बैलेंस शीट में अपनी अपनी जगह एसेट लायबिलिटी में चले जाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से बस ये 3-4 चीज़ें जाएगी जो बताई है। मैं फिर वापस बता देता हूँ कि बाय में एसेट साइड के अंदर आपको WIP लिखना है, जैसे आप हमेशा लिखते हो, एक से दूसरे साल जाते हो तब सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड को जोड़कर WIP रिजर्व घटाना है, और उसमें से जो कॉन्ट्रैक्ट फी से हमको पैसे मिल गए हैं कैश रिसीव वो भी घटा के लिखना है। और उसके बाद जो चीज़ बचती है उसका मतलब ये हुआ कि भाई हम अब इतना पैसा जो है वो मांगते हैं, तो वो आपको उसमें बार लिख देना है। और उसके अलावा जो भी मटेरियल प्लांट आदि बच गया वो आप एसेट साइड में लिख दो, और हमने जो प्रॉफिट कमाया है P&L से वो आपको लायबिलिटी साइड के अंदर जो है P&L के नाम से लिखना है। तो अगर बैलेंस शीट पहले से मिली हुई है, बनी हुई है, या ट्रायल बैलेंस दिया है, तो दोनों साइड की टोटल आपकी मैच हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैं कुछ और 4-5 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, और जैसे लेसन आपका बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। अगर आप इतने क्वेश्चन भी करते हो तो आप एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू।